अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। कल का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़ा हिस्टोरिक दिन था। एक ऐसी जमात जिसकी हुकूमत गई और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन आए और ज़िमनी इलेक्शन में उसने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 में से अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक 15 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने MPs को जितवाने में कामयाब हो गई है। वो कौन से अवामिल हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़तह की वजह बने हैं, फ़तह का सबब बने हैं, उस पर बात करेंगे। और वो कौन सी वजूहात हैं जिन्होंने हुक्मरान जमात जो वफाक में भी है, पंजाब में भी है, मुस्लिम लीग नून, उसको शिकस्त से दो चार किया है। बहुत से फैक्टर्स हैं जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। साथ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फ़तह के बाद क्या जल्द इंतखाबात की जानिब राह हमवार हो चुकी है। इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर फ़तह के बावजूद इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। PTI जो नए इलेक्शन की डिमांड कर रही है, क्या इसकी तश्कील के लिए पार्लियामेंट में जा सकते हैं? इन तमाम मामलात पे आज हम प्रोग्राम में मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले अगर हम शिकस्त की बात करें मुस्लिम लीग नून की, जो पर्टिनेंट फैक्टर है, क्या वो लोटा फैक्टर है या महंगाई का फैक्टर था, इस पर भी बात करेंगे। अमीर मकाम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर मकाम साहब, आपकी जमात शिकस्त से दो चार हुई, आपकी नज़र में मेजर फैक्टर क्या है? मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो इमरान खान की बात है अभी सामने आ गई, और उसने किसी ने मुझे कहा कि यार ये बंदा तो फिर कहता है कि इलेक्शन कमीशन और मुस्तफी और इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी। मैंने कहा उसका तो मसला और है, उसको तो सबसे पहले दाद देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को, पंजाब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को। अमीर मकाम साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। इरशाद की नज़र में बड़ा फैक्टर क्या लोटा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या महंगाई का फैक्टर था, या नून लीग उस तरह ग्राउंड्स पे काम ही नहीं कर पाई? देखिए, तीन बड़े फैक्टर हैं जो एक्नॉलेज करने चाहिए। ये जो लोटा फैक्टर है ये तो मुस्लिम लीग नून ख़ुद भी मान रही है। ख़ुद भी जो रिपोर्ट अभी मीडिया पे चल रही थी, जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने और याद सादिक साहब ने, साद रफ़ीक साहब ने पेश की है, उसमें माना है कि जो लोटों को हमने टिकट दिया उसकी वजह से हमारा अपना कारकुन जो था, डाई हार्ड कारकुन जो था, वो घरों से ही नहीं निकला, उसने वोटर को घर से नहीं निकाला, और वो मायूसी जो थी वो हमारी शिकस्त की वजह बनी। लेकिन ये बिल्कुल एक संगीन मामले को सिंप्लीफाई करने वाली बात है। इस बात को जब तक नहीं माना जाएगा उस वक्त तक ना सबक सीख सकती है जो मुस्लिम लीग नून है और हुक्मरान इत्तेहाद है, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून तो इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन लड़ रहा था। 11, 12, 13 पार्टियों का इत्तेहाद है, और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब जैसे लोग कंपेन कर रहे थे, अहमद महमूद साहब कंपेन कर रहे थे, कायरा साहब और कई लोग बड़े लीडर जो हैं वो कंपेन कर रहे थे, और बाकी लोग भी थे। तो ये फैक्टर तो है, वो तो मुस्लिम लीग नून मान रही है। लेकिन जो गद्दारी का साजिश का बयानिया दिया वो भी एक है, और महंगाई भी एक फैक्टर है जी। तो अमीर मकाम साहब से पूछते हैं कि अमीर मकाम साहब, आपके नज़दीक कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से पंजाब जो एक बुनियाद है, सतून है मुस्लिम लीग नून का, वहाँ आप 16 सीटें हार गए? ये मतलब है कि एक तो मैं कहूँगा कि ये सीटें जो है 2018 की जनरल इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग ने हारे थे, और उन हारे हुए सीटों में से भी 4 सीटें हासिल की। इस तरह नहीं कि पी मिलन कि अपने सीटें जो 2018 में थे वही हारे, मगर इसके बावजूद हम फिर भी ये बात समझते हैं कि जो भी PTI ने वोट लिए वो तवक्कुआत से बढ़कर लिए, और हमें किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। तो इसके रीजन क्या है? उसके रीजन सिंपल बात है। एक तो वही जो हमने फैसला लिया कि एक अनपॉपुलर, इसकी नहीं, अपनी सियासत को नहीं देखा कि हमारी सियासत बजे, हमें पता था कि इसके नताइज आएंगे, मगर एक तरफ जो मुल्की इक़्तिसादियात थे, सूरत हाल था, और दूसरी तरफ अपने सियासत का सोचना था। तो हुकूमत में आकर वही कोई मुश्किल फैसले करने पड़े, उसके असरात भी सबके सामने। दूसरी बात इसकी सबसे बड़ी जो मैं फील करता हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए, कि जिन लोगों को हमने टिकट दिए, जिनको हमारी कमिटमेंट ही देना ही था, तो उनसे पहले जो अगर 2018 को देख ले तो इस 2018 में
पी मिलन के लोगों का उनके साथ मुकाबला रहा, वो रिवायती एक दूसरे के मुकाबिल रहे, एक दूसरे के हरीफ रहे। तो एक वही रीजन के उस जज्बे से और से उन्होंने वही काम नहीं किया कि मैं अपने हरीफ को क्यों मजबूत करो, एक वही रीजन। इसकी बजाय अगर पी मिलन कोई सिंपल अपने वर्कर को देता तो इसके नताइज और आने थे। तीसरी बात इसकी मैं ये कहूंगा कि वही जो है इमरान खान का बयानी है, उसने बिल्ड किया, साजिश हुई है, फ्ला हुई है, ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझको निकाला गया, तो उसके लिए उसको एक फ्री ग्राउंड मिल गया और वो अपने वही झूठे बयानिया को अच्छा अमीर मकाम साहब जी, अब बयानिया झूठा था या सच्चा था, ये बात तो तय हो गई कि उस बयानिया को बाय किया अवाम ने और लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए। लेकिन एक सवाल आपसे, ये आपकी जमात को देख के ये लग रहा है, आपकी जमात को देख के ये लग रहा है कि आप किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत शायद इसको कबूल कर रहे हैं, आप किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत हारे हैं, इतने कॉन्फिडेंट और इतने रिलैक्स है आपकी जमात, हालांकि पॉलिटिकली तो ये एक अपसेट है। नहीं ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मैं कहता हूँ, मैंने तो वही बात की, इसमें अंडरस्टैंडिंग की क्या बात है। हमने तो अगर कोई इस तरह करना होता तो सब कुछ हो सकता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, इस तरह, मगर वही बात तो हमने फ्री हैंड छोड़ा कि जिसको जो कोई वोट देता है और जिस तरह देता है उसका हक है, राइट है। वो डस्का वाला काम नहीं किया इमरान खान ने जो किया डस्का में या दूसरे KPK में, कई जगह में ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिस तरह सूबाई हुकूमत ने मुदाखिलत की और तेलों को भी चुरा दिया, क्या क्या किया, मगर हमने वही काम नहीं किया। हमने कहा चलो अवाम जिस तरह फैसला करते हैं हमें कबूल है और उसको मान भी लिया, कबूल भी कर लिया। अमीर मुकाम साहब, आपने अली अमीन गंडापुर पर पाबंदी लगा दी कि वो पंजाब में, लाहौर में दाखिल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर के जो एक वज़ीर थे मकबूल गुजर पार्लियामेंटेरियन, उन पर पाबंदी लगा दी, वो लाहौर में दाखिल नहीं हो सकते। शहबाज गिल को गिरफ़्तार कर लिया गया और बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हुए, तो फ्री हैंड तो आपने नहीं दिया। नहीं वो तो उनकी तो आप माजी भी देख ले और सब कुछ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ कि उन लोगों के अज़ाइम क्या है। उनके अज़ाइम तो ये थे, ये बात देख लो प्लीज, ये बात देख ले कि वो तो इलेक्शन कमीशन में ये केस भी आया कि एजेंट हम सारे KPK और आज़ाद कश्मीर के लगाएंगे, कि वही जो उनका तो एक प्लान था इमरान को, ये नहीं था कि इस तरह आएगा नताइज, वो तो खूनरेज़ी करना चाहता था। हमने वही की कि लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी ठीक हो, दुरुस्त हो, अगर मना करते थे तो उनके दूसरे लोगों को मना करते थे। इस तरह कोई बात नहीं, वो कोई बदनीयती से नहीं हुआ है, मगर उनके अज़ाइम और सारे बातें ये थे कि हम जाकर कोई ब्लडशेड हो और कोई खूनरेज़ी हो और पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है लड़ाई करे, दूसरी चीजें करे। बाकायदा उसके लोगों को बिल्कुल उनको भी किसी जगह नहीं हुई। अच्छा, पंजाब में क्या करेंगे आप? 22 जुलाई को क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे या हमजा साहब इस्तीफा दे देंगे? जी, पंजाब में अब क्या हिकमत अमली है मुस्लिम लीग नून की? आप मुकाबला करेंगे 22 जुलाई को या हमजा साहब इस्तीफा देंगे? ये तो मतलब है अभी उनकी मीटिंग चल रहा है, मुझे अंदर उसकी फैक्ट्स एंड फिगर और वही सब कुछ सामने है, ये खुद मालूम नहीं है कि क्या है, कि वही जमहूरी अंदाज से जो कुछ होना है, पहले भी आज तक जो किया है, अगर इमरान खान वही से रुखसत हुए मरकज से बेक जमहूरी अंदाज में हुए, हम जमहूरी लोग हैं, जो जमहूरी फैसले हो उसको मानेंगे, तो उसी अंदाज में वो वही जो हकायक है, जो फिगर्स है, जो कुछ हमारे पार्टी और दूसरे लीडरशिप के सामने हो। अमीर मुकाम साहब, जावेद लतीफ़ साहब आपके मिनिस्टर हैं वफाकी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का जो मुफाहमती बयानिया था उसको तर्क करके शहबाज शरीफ साहब ने और पार्टी ने जो मुफाहमती बयानिया दिया उसको शिकस्त हुई है। अभी हम वापस मुज़ाहमती बयाने पर जाना चाहिए। नवाज शरीफ फाते हैं और शहबाज शरीफ साहब और पार्टी जो है वो शिकस्त खुर्दा है। नहीं, मैं कहता हूँ कि हमें, अगर हम इस पार्टी के साथ हमें लॉयल्टी है, तो हमें नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक भाई इस तरह है, दूसरा भाई इस तरह है, उन दोनों को एक दूसरे से करीब है और कोई नहीं हो सकता है कोई तीसरा। और ये दोनों एक दूसरे को जिस तरह समझते हैं शायद कोई और समझेगा, तो इस तरह बात नहीं होनी चाहिए। दोनों जो बात करते हैं एक अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, एक सलाह मशवरे से करते हैं, तो सच कोई बात नहीं। जो भी फैसले अभी तक हुए मशावरे से हुए, नवाज शरीफ साहब पार्टी, जावेद लतीफ़ साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अमीर साहब?
जावेद एक लतीफ़ बंदे का अपना एक सोच है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, मगर मैं जितना जानता हूँ, जी मेरा जितना ताल्लुक नवाज शरीफ साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ और इस पूरी फैमिली के साथ है, एक वक्त के बाद मुश्किल में साथ खड़े होकर और मुझे उनको जानने का मौका मिला है, तो मुझे ये एहसास है, मैंने नवाज शरीफ साहब को भी सुना है। मैं वैसे दिल की बात में, जब हम जेल जाया करते थे नवाज शरीफ साहब के पास लाहौर, तो वो आधी बातें और करते थे और आधे शहबाज शरीफ की करते थे, और जब शहबाज शरीफ के पास जाते तो उसका तो सबने देख लिया कि नवाज शरीफ साहब के फैसले और उसके मर्जी के बगैर हिलना ही नहीं है। तो हमें आपस में दूसरों को उनकी दरमियान में इस तरह बात करना, मैं कहता हूँ कि कोई मुनासिब नहीं है। बहरहाल हर एक अपना एक ख्याल है, मेरा ख्याल ये है कि वो दूसरे को दोनों एक दूसरे को बेहतर समझते हैं और जो भी फैसले करते हैं बाहमी मशवरे के बाद करते हैं। अच्छा अमीर खान साहब, ज़ाती तौर पर आपकी क्या राय है कि अब आप लोगों को मौजूदा इत्तेहाद को इलेक्शन में चले जाना चाहिए या इसरार करना चाहिए कि अगले साल अगस्त तक हम हुकूमत में रहेंगे जो भी हालात हो जाएं? नहीं, बात असल में ये हमारी कोई बात नहीं है, ये बात कोई हर एक बंदा समझता है। एक छोटा सा वर्कर यूनियन काउंसिल या मेंबरी के इलेक्शन लड़ते वो भी समझता है कि इसके क्या नतीजे आने थे। अगर हम सब्र करते और इसी पर जाते कि इमरान खान चलाए, तो आज मेरे ख्याल में मुल्क का क्या हशर होना था। और ये बात हम समझते थे, अगर ये अपना टेनेवर पूरा करे और पाकिस्तान अल्लाह करे कि रह जाए, तो इमरान खान का तो कोई टिकट लेने वाला ही नहीं होगा। कितने कितने बहराने आए होंगे। ये डॉलर आज अगर इमरान खान 3 महीने और होता 300 से भी आगे जाना था। उसकी दौर में तो कोई काम डिलीवरी कोई चीज थी नहीं। तो हम ये बात मैं फिर कहता हूँ, आपने कहा कि अगस्त तक जाना चाहिए, कब तक? ये हम कोई अपने शौक से नहीं आए। हमें ये शौक नहीं है कि आप चंद महीनों के लिए वजीर बन जाए, मुशीर बन जाए, वजीर आजम बन जाए। पर मुल्क की बात है। आप कहते हैं कि जिन जिन मुल्कों के पास गए इक़्तिसादियात के लिए क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, दूसरों के साथ, IMF के साथ क्या लगे हुए, सवाल पाकिस्तान का है। तो हमने पहले भी अगर हुकूमत में आए तो वही सोचा है, इक़्तिदार का नहीं सोचे, और अब भी जितना ही रहना है सोचना है, सबसे ज्यादा पहले वही सोच है। अच्छा, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ये अगले साल तक आप चले जाएं तो इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी, उसका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा? ये इलेक्शन से पहले भी आपके साथी यही कहते थे, लेकिन जो इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं वो तो बिल्कुल उसके बरक्स हैं। मैं ये बात करेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने बात यही कर दी, अगर हम हुकूमत में ना थे और इमरान खान इस सिस्टम को चलाते और आज तक जाता तो उस मुल्क का क्या हशर होना था, मैंने ये बात कर दी। अच्छा। ये तो उसके लिए एक चीज बन गया, दरमियान से निकल गया। उसने जो कुछ किया था, मलबा इधर आ गया, ट्रांसफर हो गया, IMF की, दूसरी की सब्सिडी न देने की, सारे जो मुआहदे किए थे तो वो तो निकल गया। अभी एक आम आदमी के ज़हन में डालना, उसमें टाइम लगेगा। इसके जिम्मेदार कौन है, उसके नहीं, अब इसमें अमीर मकाम साहब मैंने सही है, आपने वजाहत कर दी। मतलब ये है कि अगर हम हुकूमत में आए तो सिर्फ इसलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट में आ जाए। अच्छा अमीर मकाम साहब, अब मामला ये है, एक लम्हे को अगर हम ये फ़र्ज़ भी कर लें, इमरान खान जो बात कर रहे हैं, साजिश का बयानिया दे रहे हैं, वो झूठ है। लेकिन वो 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करते हैं, 31 मार्च को KP में दूसरा राउंड होता है बल्दियाती इंतखाबात का, और वहाँ पे वो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेते हैं। हालांकि पहला राउंड वो हार जाते हैं। फिर उसके बाद उसी साजिश के बयानिए को लेके वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे वो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेते हैं। बतौर हुकूमत और बतौर इत्तेहादी हुकूमत आपके पास इस साजिश के बयानिए का तोड़ क्या है? ये बात आपने बहुत अच्छी कही और इसको मैं एडमिट भी करता हूँ। मैं मतलब है कि वही बात करनी चाहिए। अगर मैं किसी दिन को रात कहो, रात को दिन कहो, तो दूसरे जो सुनने वाले हैं वो कहेंगे कि क्या कहता है। असल बात है कि उससे तो वही चीज ट्रैफिक एक साइड पर चला दी। और ये मैं अपने अपोजिशन, ये जो हम यहाँ अभी गवर्नमेंट में इत्तेहादी है और मेनली हमारी पार्टी, मैं उसकी जरूर ये समझता हूँ कि हम इस चीज में कामयाब नहीं हुए कि जो हकाइक है वही अवाम तक पहुंचाए और उसके झूठ को झूठ साबित करे कि मेरे कहने की साजिश की है, फलाने की है। वो चीज वाकई वन साइडेड चली। उसके साथ इस तरह टीम है, इसी में उसको दाद देना है कि इस तरह झूठ बोलने में और इस तरह चीज में लोगों तक सोशल मीडिया पर इस पर उसने वही काम कर दिया कि एक गलत चीज को लोगों के ज़हनों में डाल दिया और हम लोगों को हकायक पहुंचाने में नाकाम रहे। बात
बिल्कुल मैं मानता हूँ। इसकी एक रीजन ये भी है, अगर ये हकायक हर जगह हम लेकर जाते, ये हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है, इसका कौन है, इसका कौन है, इस चीज में हम जरूर नाकाम रहे। और वही अपनी इस चीज में उसको क्रेडिट जाता है कि एक झूठ का बयानिया बनाकर लोगों के जहनों में और कानों में डालने में बिल्कुल कामयाब रहा, इसलिए उसको कामयाबी हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीर मकाम साहब मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा ने। ज़रताज साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आपको मुबारकबाद भी। लैंडस्लाइड विक्ट्री है जो आपकी जमात ने हासिल की है, लेकिन अब अवाम की नज़रें ये हैं कि नेक्स्ट क्या है, व्हाट नेक्स्ट, अगली हिकमत अमली क्या है। अर्ली इलेक्शन आप डिमांड कर रहे हैं, पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हाउ टू प्रोसीड विद दैट? थैंक यू फैसल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू इरशाद आरिफ साहब। सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है पूरे पाकिस्तान का, पंजाब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने चोरों को, डाकों को, लुटेरों को, ज़मीर फरोशों को, मिर्जाफरों को और मिर्सादकों को जो है वोट की ताकत से शिकस्त दी है। और क्या इलेक्शन लड़ा है कि जिन्होंने तकब्बुर किया, जिन्होंने गरूर किया, जिन्होंने गुंडागर्दी की, जिन्होंने ज़मीर फरोशी की रजीम चेंज का हिस्सा बने, उनको जो है वापस उन्होंने उनके बिलों में पहुंचा दिया। तो मेरे गयूर अवाम का बहुत शुक्रिया, और स्पेशली डेरा गाजी खान का, PP 288 का हमारी बहुत बड़ी लीड है। 60,000 के करीब हम लोग गए हैं। मैं कहती हूँ कमाल है कि डेरा गाजी खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल पे इस तरह यकजा होकर खड़ा है। जहाँ तक इसकी बात है कि अब हमारी नेक्स्ट क्या स्ट्रैटेजी है, देखिए फैसल, मैं तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन कोर कमेटी की मीटिंग आज हो रही है, वो तो एलामिया जो भी जारी होगा प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बताएंगे। लेकिन जारी बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो विजन है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल आज़ाद, और जिस तरह उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसी तरह इज्जत हो कि पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करे, अमन का साथी हो, 10 बिलियन की सुनामी का हो, एहसास प्रोग्राम हो, 10 बड़े डैम बनवाने हो, और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करनी हो, तो जारी बात है उसके लिए तो कि आपकी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उसमें कोई क्रिमिनल के बजाय एक आवाम के वोटों से मुंतखब शुदा लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, जो कि बात कर सके, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सके। तो वो तो जारी बात है, प्रोविंसेस के साथ साथ हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक जनरल इलेक्शन के जरिए कलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, कि जो हम अपनी पॉलिसीज हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचाएं, और जो 2.5-3 महीनों में बेड़ा गर्क किया गया है इस मुल्क का, उसको वापस जो है अपनी जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल है उसको वापस जो है लेकर आया जाएगा और अवाम को ताकत दी जाए। जी अच्छा, ये फरमाएं कि ये कहा जा रहा है कि जी लोटों को, लुटेरों को लोगों ने कर दिया है। एक तो जो 4 लोग जीते हैं वो भी उसी तरह के हैं, लोटे हैं, उनको वहाँ के हल्कों के अवाम ने तो उनको मुस्तरद नहीं किया। दूसरा ये है कि आपकी ये जो कैंडिडेट थे इनमें से कई ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, तो ये लोटों लुटेरों का मामला था या मकामी तौर पर जो मुस्लिम लीग वर्सेस मुस्लिम लीगी कैंडिडेट के पुराने वर्कर नए जो कैंडिडेट थे उनके दरमियान तनाज़ा था, उसका फ़ायदा आपको हुआ है? मेरे ख्याल में शाह साहब देखिए, सिंपल सी इसमें पॉलिटिक्स में और इलेक्शन लड़ने का कोई एक फार्मूला तो होता नहीं, ये 2+2=4 नहीं है। ये पब्लिक पल्स और पब्लिक पल्स की डायनामिक्स, उनकी पल्स, उनकी डिमांड्स, उनके परसेप्शन, ज़ात बरादरी बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैं जहाँ तक समझती हूँ, क्योंकि मैंने PP 288 मुझे हवाले किया गया था, मैं उसके फोकल पर्सन भी थी और मैंने वो इलेक्शन जाके साथ लड़ा है। मेरी तो जितनी भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसकी मैं दाद भी देती, क्योंकि मुझे से जो यंगस्टर्स पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं वो ज़ात बरादरी पे या फिर सरदारी निज़ाम पे या स्टेटस को पे या पैसे के बलबूते पे तो नहीं पॉलिटिक्स में आते हैं, वो तो एक नज़रिए पे स्टूडेंट लीडर हो के यूथ लीडर हो के आते हैं। बहुत मुश्किल होता है स्टेटस को ब्रेक करना। तो वहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो मुझे समझ आई वो ये समझ आई है कि पहली दफ़ा एक वो वाहिद लीडर उभरा है पाकिस्तान में
جس نے پالیٹکس ڈائنامکس بدل دی ہے کہ ذات برادری کو اس نے جا کے ختم کر دیا, اس نے گروپ کا دھڑے بندی کی ووٹ ختم کر دی, اس نے بڑے بڑے جو پرسنل تھے جن کو بت سمجھا جاتا تھا ان کی ووٹ کو ختم کیا, انہوں نے پارٹی کا ووٹ بڑھایا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, آپ الیکشن کنٹیسٹ کر کے اسمبلی میں آئیں, لیکن سردار سیف الدین کھوسا, ان کی فیملی, ان کی لیگیسی, وہ تو ایک سٹیٹس کو کی علامت ہیں, اور آپ نے بہت ایفرٹ کی ان کو جتوانے کے لیے. دیکھیے فیصل, میرا تو جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف میں تو کوئی اپرچونسٹ تو ہوں نہیں, میں تو ایک گراس روٹ لیول سے ینگ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے میں آئی ہوں, اور میرے پاس جو لیگیسی ہے اور جو انشاءاللہ میں آگے بھی لیگیسی بلڈ کروں گی, میں تو بلے کے نشان پہ کروں گی. تو جو پرائم منسٹر عمران خان ہمیں حکم دیں گے تو میں وہ مانگوں گی, اور میں نے سیف الدین کھوسا صاحب کا ووٹ مانگا ہے, میں نے بڑے دھڑلے سے, اور میں نے کیمپین کی, میں نے لیڈ کیا ہے, اور میں نے پرائم منسٹر عمران خان کی ہار میں برداشت نہیں کر سکتی. میری انا, میری ایگو جو ہے وہ پارٹی سے بہت چھوٹی ہے. میرے لیے پرائم منسٹر عمران خان کی ذات اور ان کی لیڈرشپ بہت بڑی ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان ہار جائے تو پاکستان ہار جائے گا. ایسے لیڈر بہت کم پیدا ہوتے ہیں. میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کتابوں میں پڑھا ہے, پر میں نے دیکھا تو عمران خان کو ہے, میں نے ان کی ذات کو پاکستان کے لیے لڑتے دیکھا ہے. تو وہ تو میں نے ووٹ مانگا, اور مجھے اس کے اوپر فخر, اور اتنی بڑی لیڈ ہم نے حاصل کی ہے. جو ان کی اپنی ایک فیملی ہے, جو ان کا اپنا کلین ہے, میں اس کو ختم نہیں کر سکتی ہوں. یہ ان کا اپنا ایک, لیکن اس دفعہ جو یہ جو ووٹ ہے یہ ذات برادری کا ووٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ہار گئے تھے, لیکن 9,000 سے ہار گئے تھے. اس دفعہ ہم تو 25,000 سے زیادہ کی لیڈ پہ لے کر گئے, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کو جو بیانیہ ہے وہ دلوں کے اندر گھر کر گیا ہے. لوگ فیصل یقین کرے کینڈیڈیٹ کا پوچھتے بھی نہیں ہیں, لوگ کہتے ہیں عمران خان کا ہے, بلے کا نشان ہے تو ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. تو میں تو کہتی ہوں کہ ووٹ برادری کا, ذات کا, شخصیت پرستی ختم ہو گئی ہے, یہ بت ختم ہو گئے ہیں. اگر ہے تو وہ پارٹی کا ہے, اور پارٹی جو کلیکٹیولی فیصلہ کرے گی, جو پارٹی کا لیڈر ہوگا, جو نظریاتی ورکر ہوگا, وہ اس کو منو تسلیم کرے گا. جی اچھا, ایک طرف آپ ارلی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب اور آپ کی پارٹی, دوسری طرف آپ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ اسمبلی میں موجود نہیں ہیں, آپ کی مرضی سے چیف الیکشن کمشنر بن نہیں سکتا, تو یہ ایک تضاد ہے کہ اگر ارلی الیکشن چاہیے آپ کو تو پھر اسی الیکشن کمیشن پہ, اسی چیف الیکشن کمشنر پہ آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا, اکتفا کرنا پڑے گا. تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اپنا سفر خود مشکل کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ارشاد صاحب, جو وہ ہے پاکستان میں جو حدود ہیں, جو کسی بھی ادارے کی حدود ہے, ذاتیات کی جو اپنی ایک حدود ہے, اس کا تعین تو بہت پہلے ہونا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پرائم منسٹر عمران خان کی سیاست ہے وہ تو یہی ہے کہ ذات کو یا پرسنل کو اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے, اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. ہم تو اداروں کے مضبوطی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. بائس نظر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ عوام پھر اس کو شکست دے گی, عوام ریٹیلیٹ کرے گی, عوام جو ہے پھر اپنا غصہ جو ہے وہ دکھائے گی. کوئی اثر انداز ہونے کی ادارہ کوشش نہ کریں. اور اگر یہ جو تماشا بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ نہ پارلیمان کا پتہ چلتا ہے, نہ اسمبلیز کا پتہ چلتا ہے, ان کو تو شادی ہال بنایا ہوا ہے. کہیں ایمان اقبال کے اندر جو ہے یہاں پہ تماشے کی گئے. یہ بتائیے زرتاج صاحبہ, آپ کی جماعت کا ایک اعتراض تھا الیکشن کمیشن پہ, وہ ابھی بھی ہے. الیکشن کمیشن آپ کو قبول نہیں ہے لیکن جیت آپ کو قبول ہے. اس الیکشن کو لے کے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جو اداروں پہ آپ کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ مداخلت ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس بائی الیکشن میں بھی اداروں نے مداخلت کی ہے؟ کیونکہ عام تاثر یہی ہے اور پختہ تاثر ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہوئی, آپ کو خوش ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ دونوں کو, آپ میرے لیے بہت معزز ہیں, لیکن دیکھیے میں نے کل اپنا الیکشن جب یہاں پہ لڑا ہے, ہمارے ساتھ ایسے بھی ہوا ہے کہ صبح صبح 2 پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہمیں جانا پڑا, کیونکہ فارم 45 پہ پہلے سے ہی ان سے صبح کے ٹائم پہ جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ سے سائن کروا لیے گئے, اور ان کو کہا گیا کہ جی میرے پاس تو میجسٹریل پاورز ہیں اور میں کروا سکتا ہوں آپ سے سائن. جب انہوں نے شور مچایا, ہمیں بلایا گیا تو ہم نے پوچھا, میں کہا جی ہم معذرت چاہتے ہیں, میں تو وقت بچانے کے لیے کر رہا تھا. میں کہا جی کون سا وقت بچانے کے لیے آپ کر رہے تھے؟ یہ تو آپ کو فارم 45 پہ سائن بعد میں جب کاؤنٹنگ ہوگی ووٹ کی تب آپ کو سائن کروانا پڑے گا. اسی طریقے سے جس طرح ڈاکٹر شہباز گل کو ہراساں کیا گیا, ان کو اٹھایا گیا, وہ جان بوجھ کو خوف و ہراس پھیلایا گیا. بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈران کو جو ہے وہ پنجاب نہیں آنے دیا گیا. پنجاب کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے, پاکستانیوں کا حصہ ہے. اور یہ کتنا غلط ہوا کہ آپ نے فیڈریشن کو جان بوجھ کے انہوں نے کمزور کیا ہے. اس میں زرتاج صاحبہ ایک اور معاملہ دیکھیں,
हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई, हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आप लगा रही हैं, वो तो पंजाब पुलिस ने किया, लेकिन स्पेसिफिकली जब आप टारगेट करके ये कहते थे, आपका ये मौक़िफ़ था कि इदारे मुदाखलत कर रहे हैं और आप समझ रही हैं कि मेरी क्या मुराद है, क्या इस बाई इलेक्शन में आप समझती हैं कि उधर से फिर भी मुदाखलत हुई है? देखिए, मैं तो फैसल यही कहूंगी कि सीधी सी बात है, पुलिस को इस्तेमाल किया गया, जानबूझ के इलेक्शन के प्रोसेस को स्लो किया गया। एक दो सीटों पे अभी भी हम लोग जीते हुए थे, अलीपुर वाली सीट हम जीते हुए थे, पिंडी वाली सीट हम जीते हुए थे, जानबूझ के आरटीएस सिस्टम को बिठा के रिजल्ट को जो है वो रोक दिया गया। उस पर हमें ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए और मेरा ख्याल में हम गए भी हैं। वो जीत जो है वो हमारी थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाकायदा पकड़े गए जो कि वो नून लीग के लिए वोट डाल रहे थे, उनको फिर वहां से निकाला गया है। इसी तरह जो है अबडक्शन की गई, हमारे लीडरान को जो है कहीं जुल्फी बुखारी को नहीं आने दिया गया, कहीं शहबाज गिल को पकड़ा गया है। बहुत सारे कोशिश की गई है कि इलेक्शन के प्रोसेस को सैबोटाज किया जाए, लेकिन चूंकि 40% से ज्यादा अवाम निकल आई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयानिया जो था वो दिलों में घर कर गया, अवाम ने अपना वोट के जरिए बदला ले लिया। 100% पोलिंग स्टेशन के ऊपर लोग आए, तो वहां फिर बहुत सारे लोग जो है इदारे वो अपनी उस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। वरना तो मैं तो समझती हूँ कि सारी की सारी सीटें हमारी हैं। नून लीग ने अगर अपनी इज्जत बचानी है, इज्जत तो उनकी नहीं बचती है कि जी ये लोटों को जो उन्होंने टिकटें दी। ये रिएक्शन भी आया है कि 20 की 20 लोटों को जो पीएमएलएन ने लोटे जो हमारे थे उनको जब टिकटें दी तो उनकी तरफ से रिएक्शन आया है। उनको ये बात पसंद नहीं आई पीएमएलएन के वोटर को और उनके जो एक्स टिकट होल्डर्स थे कि आप दूसरे लोटों को उनके सर के ऊपर जो है वो सवार करें। और वो मेरा ख्याल में उनको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अभी आगे जनरल इलेक्शन जो आने वाला है, तो जनरल इलेक्शन में फिर इनका हशर पीएमएलएन का इससे भी ज्यादा बुरा होगा। और मैं तो पहले आपके प्रोग्राम में बार बार कहती हूँ कि जरदारी जो है वो नून लीग की सियासत का बेड़ा गर्क कर चुका है। तो बेहतर है कि वो अपने गरीबान में झांके। और देखिए, जब भी अवाम की अदालत लगेगी तो अवाम की अदालत ने तो साबित कर दिया कि वो किसी की पार्शियलिटी की, किसी की जो न्यूट्रल नहीं है उनको या कोई भी अगर बायस्ड करने की कोशिश करेगा, सरअंदाज होगा इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, तो अवाम उसका वोट के जरिए मुकाबला करेगी। और ये भी जनरल इलेक्शन में होने वाला है। हमारी 25-25 हजार की लीडें, इंशाल्लाह हम लाखों की उससे जीतेंगे। अच्छा, ये फरमाएं कि आप लोटों के खिलाफ हैं, लोटों को आपने हरा दिया। अगरचे आपके हलके में तो उम्मीदवार जो था वो लोटा नहीं था, मोहसिन अता तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। एक तरफ आप लोटा गर्दी के ख़िलाफ़ हैं, लोटों को आपने हराया है, लेकिन अभी पंजाब में आप मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं उनको इस्तीफ़ा दिलवा के अपनी सफ़ों में ला रहे हैं। फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा दे दिया, जमील शरपुरी साहब ने दे दिया, 2-3 लोग और आज मिले हैं। एक तरफ लोटों को आप हरा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को लोटा बना के अपनी सफ़ों में ला रहे हैं। कल को फिर इन्हीं को आपको टिकट भी देना पड़ेगा, तो ये जायज़ हो जाएगा? एक तो मुझे शादार साहब आपकी टर्म बड़ी पसंद आई है, लोटा क्रेसी। लोग बोलते थे आपने लोटा गर्दी कर दिया। मेरा ख्याल में लोटा गर्दी, दहशत गर्दी, मीर गर्दी, बड़ा खूबसूरत आपने टर्म इस्तेमाल किए। तो ये जो लोटा गर्दी है ये तो अब पाकिस्तान में नहीं चलेगी। अब तो आवाम को बड़ी अवेयरनेस आ गया और ये रिजेक्टेड है। जहां तक ये बात है कि अगर मौजूदा कोई एमपीए इस्तीफा देता है तो इरशाद आरिफ साहब हमारा यही तो मौकफ था कि आपने वोट पीटीआई के ऊपर लिया और आप वोट जाके किसी और के जमीर फरोशी करके आप जाके वोट किसी और को डाल नहीं। तो अब जो पंजाब में कर रहे हैं, आप समझती हैं जरताज साहिबा, जो इरशाद साहब का बुनियादी पॉइंट था कि नून लीग के लोग इस्तीफा दे के वो आपके साथ आ रहे हैं, जब यही लोग नून लीग की तरफ जाएं तो ये लोटा हराम हो जाता है और आपकी तरफ आए तो ये लोटा हलाल हो जाता है। ये जाती मुफाद तक क्यों है ये सारा हलाल हराम? फैसल, देखिए, हमें बिल्कुल क्लियर थॉट्स के साथ बात करनी चाहिए। हमें दो चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर हमारी पार्टी के निशान पे, बल्ले के निशान पे कोई इलेक्ट हुआ है, हमने उसे ये कहा कि अगर आपका जमीर जागा है, तो असल में तो पैसा देके जमीर सुलाया उसने। हमने कहा वो इस्तीफा दे, जाके पीएमएलएन या जरदारी लीग जो भी ज्वाइन करना चाहता है, जिस गुंडागर्द के पास, दहशतगर्द के पास है, जिस करप्ट चोर पार्टी को वो जाके ज्वाइन करना चाहता है जाए, लेकिन हमारे वोट का सौदा न करे। अगर कोई असूल के ऊपर इस्तीफा देता है, वोट किसी और के हिस्से में नहीं डालता, इस्तीफा देता और किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसमें और उसमें तो फर्क है। ये तो देखें, ये हमें मिक्स नहीं करना चाहिए चीजों को। मेरा पार्टी का वोट है, मुझे मेरे पार्टी के लोगों ने, मेरे हल्के के लोगों ने मुझे बल्ले के निशान पे जितवाया है, तो मेरा हक है कि मैं अपनी पार्टी के निशान के ऊपर जो है वोट, चाहे वो उसके अंदर हो, फाइनेंस बिल के अंदर हो, चाहे इसी तरीके से वज़ीर आज़म का या उसका वोट हो, मैं अपनी पार्टी के में डालूं। लेकिन अगर मुझे इख्तिलाफ और मैं झूठ बोलूं खुदा न खासा, तो फिर वहां पे ये लोटा क्रेसी है, जमीर फरोशी है। लेकिन अगर बंदा इस्तीफा दे असूल की बुनियाद पर और कहे कि जी मैं अपनी पार्टी के
غلط کاموں کو نہیں مانتا میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور استعفیٰ لینے کے بعد جا کے وہ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو پارٹیوں کے دروازے تو کھلے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ غلط ہے کہ آپ پارٹی کے نشان پہ جائیں، آپ پیسے لیں، آپ استعفیٰ بھی نہ دیں اور آپ اپنی پارٹی کا ووٹ بیچ کے کسی اور کے پلڑے میں ڈال دیں. اس کو ضمیر فروشی اور لوٹا کریسی بولتے ہیں. تو ہمیں دو چیزوں کو مکس کر کے نہیں دینا چاہیے. جو اصول پہ جا کے استعفیٰ دیتا ہے اور اس کے بعد کسی کو پارٹی کو جوائن کرتا ہے یا انڈیپینڈنٹ لڑتا ہے، میرے خیال میں ہمیں اصول پرستی کی تو ہمیں گنجائش بھی ہونی چاہیے اور اس کی عزت بھی کرنی چاہیے. اچھا یہ فرمائیں کہ نون لیگ نے تو باقاعدہ آج ایک رپورٹ مرتب کی اور اپنی شکست کے اسباب معلوم کیے اور باقاعدہ تیاری کی کہ اگلے الیکشن میں ہم نے کیا کرنا ہے. جن سیٹوں پر آپ ہارے ہیں یہ سیٹیں تو آپ کی تھیں، آپ کے پارٹی کے لوگ ہی تھے، 4-5 سیٹیں ہار گئے آپ، تو ان کے بارے میں بھی کوئی آپ رپورٹ مرتب کریں گے، جائزہ لیں گے کہ وہاں کیوں شکست ہوئی ہے؟ وہاں آپ نے کینڈیڈیٹ غلط منتخب کیے تھے، خان صاحب کا بیانیہ وہاں مؤثر نہیں رہا، وہاں مہنگائی نہیں تھی، کیا وجہ ہوئی کہ وہ نشستیں آپ، کیونکہ مہنگائی تو وہاں تھی، خان صاحب کا بیانیہ بھی وہاں چل رہا تھا، تھے وہ بھی لوٹے لیکن وہ جیت گئے. دیکھیے ایک تو انڈیپینڈنٹ جیتا ہے جو لودرا سے، وہ انڈیپینڈنٹ جیتا ہے. باقی جو 2-3 تو میں تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ مجھے تو اعتراض ہے الیکشن پروسیس کو جو روک دیا گیا ہے. وہ سیٹیں ہم نے جیتی ہوئی تھی، ہم نے اسی لیے تو کہا ہے کہ ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، دوبارہ سے اس کو چیک کرنا چاہیے. نہیں اب اسد کھوکھر 6000 کی لیڈ سے جیتے ہیں اور وہ تو بہت جلدی نتیجہ بھی آ گیا تھا. اب اس پہ اعتراض اٹھا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جہاں جہاں آپ جیتے ہیں وہاں پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے، جہاں ہارے ہیں وہاں اعتراض ہو گیا. فیصل میری بات سنیں، نہ فیصل میری بات سنیں، 6000 کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے پاس تو 10-10 ہزار 15-15 ہزار مردوں کا ووٹ ہے پی ایم ایل این کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس. مردے خیر سے ووٹ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں. انہوں نے تو بوگس ووٹ ڈالے ہوئے، اسی لیے تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر جاتے ہی نہیں تھے. اوورسیز پاکستانیوں ان کا حق نہیں دیتے تھے. کتنے لوگ ہیں جو کل رولتے رہے ہیں جو کہتے رہے کہ میرا ووٹ تھا اور مجھے ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ 10,000 15,000 تو یہ پرانے اس طرح کے لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. تو پارلیمنٹ میں آئے نا، پارلیمنٹ میں آئے، الیکشن کمیشن کو ٹھیک کریں، نیا چیف الیکشن کمشنر لگائیں. پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے تو آپ اپنی مرضی کا الیکشن کمشنر نہیں لگا سکتے. فیصل جو پارلیمنٹ عوام کی طاقت سے نہیں آئی ہے، جو ضمیر فروشی کر کے آئی ہے، جو غنڈہ گردی کر کے آئی ہے، جو نہتی خواتین اور بچوں کے اوپر شیلنگ کرتی ہے، اس پارلیمان کو ہم نہیں مانتے. اس کو بے توقیر تو انہوں نے کیا. نہیں تو سینہ زوری سے الیکشن کمشنر لگ جائے گا، سینہ زوری سے الیکشن کمشنر لگ جائے گا. تو ہم کہہ رہے کہ جنرل الیکشن ہونا چاہیے. بھائی جنرل الیکشن ہو جائے گا لیکن الیکشن کمیشن تو یہی رہے گا نا. الیکشن کمشنر بدلنے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا. بہت شکریہ. کیوں رہے گا کیا اس ملک میں نہیں؟ کیوں فیصل کیا لوگوں کے مورائلز ختم ہو گئے ہیں؟ جب آپ ڈسپیوٹڈ ہو جائیں، آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے امپلائی، جب آپ ڈسپیوٹڈ ہو جائیں، آپ کے اوپر اعتراض ہونا شروع ہو جائے، آپ بائسڈ آپ کا نظر آنا شروع ہو جائے، تو یہ کرسی آپ کی کسی کی نہیں ہے. یہ کرسی عوام نے آپ کو دی ہوئی ہوتی ہے. وہاں پہ ہائی مورل گراؤنڈز پہ کبھی استعفیٰ بھی دے دینا چاہیے. کیوں اپنے آپ کو متنازع کرتے ہیں؟ کیوں عوام کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں؟ پھر ایک دن تو احتساب ہوگا نا. چلے ٹھیک ہے، احتساب بالکل ہوگا. احتساب کا نعرہ آپ کا بھی تھا. بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب 20 کے قریب حلقے تھے اور ہر حلقے کی ایک اپنی نوعیت ہے. جیسا کہ ہم پہلے بھی بہت بار بات کر چکے ہیں کہ جو حلقے کی پولیٹکس ہے وہ وہاں کے حالات پہ، وہاں کے کلچر پہ، وہاں کے لوگوں پہ، گھرانوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. سیاسی جماعت ضرور فیکٹر ہے لیکن ہر حلقہ ہی اپنے تئیں ایک نیا حلقہ ہے. یہ زرتاج صاحبہ جو اس سے پہلے بات کر رہی تھی، ان کا جو حلقہ تھا جس میں انہوں نے سیف الدین کھوسہ صاحب نے وکٹری حاصل کی ہے، کیا ریزن ہے کہ 2018 میں یہ ہار گئے تھے اور اب یہی صاحب جو ہیں وہ جیت گئے پھر سے؟ ہاں یہ میں رات بھی اس حلقے پر میں نے بات کی تھی. دیکھیں اس میں 2 ایکسٹرا فیکٹر ہیں. خان صاحب کا ایک تو خان صاحب کو جو جلسہ تھا ڈی جی خان میں، وہ بالکل گیم چینجر جلسہ ثابت ہوا، کیونکہ جلسے سے پہلے جن لوگوں سے ہم نے بات کی اور وہاں کے معلومات لیں اور جلسے کے بعد جو تھی بالکل وہ کافی انہوں نے کیا. یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پسماندہ پنجاب کے پسماندہ ترین علاقوں میں سے ایک ہے. اچھا.
حالانکہ وہاں سے وزیر اعلیٰ صاحب بھی آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں 27 ارب روپیہ میں نے یہاں لگایا ہے، لیکن وہ جس طرح لگایا ہے خیر وہ الگ ایک کہانی ہے. لیکن بزدار صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب نے بزدار صاحب کلیئر کیا بزدار صاحب، لیکن یہ حلقہ یہاں خواندگی کی شرح اگر میں یہ کہوں کہ پورے پنجاب کے باقی علاقوں سے زیادہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اچھا، ایون ہو سکتا ہے مرد و خواتین؟ ہاں، مرد و خواتین، کیونکہ یہاں یہ ایک دور میں تو پانی بھی نہیں ہوتا تھا، اب تو خیر نہر آئی ہے، یہ چشمہ لنک کینال جو ہے، لیکن پانی بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تو لوگ پڑھتے تھے. اور یہاں کے توسہ شریف کے ٹیچر جو ہیں آپ کو بھاولپور ریاست میں بھی ملیں گے، سندھ میں بھی ملیں گے، بلوچستان میں بھی ملیں گے، کراچی میں بھی ملیں گے. تو ایک تو یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پھر یہ سنگم بھی ہے، سنگم بھی ہے. دوسرا یہاں اوورسیز پاکستانیوں کے ریمیٹنس خاندان بیس اکانومی ہے. ہاں، ہر گھر سے ایک دو لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، سعودی عرب ہیں، یو اے ہیں، قطر ہیں، مسقط عمان ہیں. تو خان صاحب نے وہاں اوورسیز پاکستانیوں کے ایشو بطور خاص اٹھایا، اور شاید باقی لوگ جو پنجاب کے لوگ یا پاکستان کے لوگ دیکھ رہے تھے وہ ان کو حیرت تھی کہ یہ توسہ میں جا کے ڈی جی خان میں جا کے یہ بات کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑی ریلیونٹ بات تھی. اب سیف الدین کھوسہ جو ہیں یہ سردار ہیں، ان کے والد سردار ہیں علاقے کے، لیکن یہ کوئی بہت زیادہ پیسے والے لوگ نہیں ہیں. ان کے مقابلے میں محسن عطا کھوسہ جو ہے پیسے والا ہے، ان کا لنگر وغیرہ بھی چلتا ہے، یہ کوئی بہت زیادہ اس طرح خرچ نہیں کرتے. لیکن لوگوں نے جب یہ جانا کہ ہمیں ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا ہے، ہمارے ان لوگوں کو جو ملک سے باہر ہیں، تو وہاں ایک ریئیکشن تھا، اور ان لوگوں نے پھر پیسہ بھی خرچ کیا، کیمپ بھی قائم کیے، کمپین میں بھی سارا کچھ وہ کیا ہے. تو یہ دو ایکسٹرا فیکٹر تھے اس میں. لیکن جو میں بات کر رہا تھا ابتدا میں کہ جو بیانیہ ہے، ہم نے ہماری دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یوتھ کو جو مخاطب کر رہے ہیں خان صاحب بار بار، وہ میرے نوجوانوں جب بات کرتے ہیں تو یہ کتنا افیکٹو بات ہے. ایک آپ یہ تصور کریں کہ 2018 سے 2022 کے دوران جن لوگوں کے ووٹ بنے ہیں وہ ہر حلقے میں کتنا ہوں گے؟ 5-10 ہزار تو ہوں گے. بالکل ایسے. اچھا، ان میں سے میرے اندازے کے مطابق 10,000 ہیں تو 9,000 خان صاحب کے ووٹ ہیں. چلو 9,000 89 7,000، اور وہ شوق میں پہلی بار ووٹ دینے پہلی دفعہ ووٹ دینے جاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. کل جب میں نے معلوم کیا حلقے میں ووٹنگ ٹرینڈ جو تھا، وہ بارش ہو رہی تھی. دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ کے پاس بیانیہ کیا تھا، نیریٹو کیا تھا. محترمہ مریم نواز صاحبہ فراگوگی، توشہ خانہ عمران خان فراگوگی، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی کنسٹرکٹیو. جبکہ عمران خان جو ہے نیشنل ایشوز کو ڈسکس کر رہا تھا، ٹھیک ہے، پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے، اس میں پروپیگنڈے کا عنصر بھی تھا. وہ ظاہر ہوگا ایک سیاستدان کرے گا اپنے مخالفین کے خلاف. اور دوسرا وہ پرفارمنس بھی بتا رہے تھے، اپنی پرفارمنس بھی بتا رہا تھا. یہ اصل میں اکنامک سروے آف پاکستان نے تو موجودہ حکومت کا مطلب بولنے کے قابل نہیں چھوڑا. کہتے جو بھی رہے، آپ نے خود ایک سروے جاری کیا ہے، اس میں ساری کامیابیاں عمران خان کی جھولی میں ڈال دی ہیں. حالانکہ اس دوران کرونا بھی آیا، اس دوران یوکرین کی جنگ آئی، اس دوران اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، پوری دنیا میں مہنگائی کا کریڈٹ طوفان ویسے ہے. آپ اکنامک سروے کو بھی دیں اور اداروں کو بھی دیں کہ جو اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور انہوں نے فیکچوئل فگرز دیے. وہ ایک بیوروکریٹ نے تو استعفیٰ دے دیا کہ چیف اکانومسٹ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ جناب اس کے فگرز تبدیل کریں. بالکل ایسے. اچھا، بیانیہ تھا، 3 چیزیں تھیں اس میں، سازش تھی، مہنگائی تھی، اور یہ ضمیر فروش تھے، لوٹا گردی کے خلاف تھی، تینوں چیزیں. اچھا، میاں صاحب کا جو مسلم لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، فضل الرحمان صاحب کا 3.5 سال کا جو نیریٹو تھا، انہوں نے خود آ کے اس کو دفن کر دیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ارشاد صاحب. ووٹ کو عزت دو، ختم. لوٹے کو عزت ملنا شروع ہو گئی. مہنگائی کا ایشو ختم، مہنگائی پہلے سے زیادہ بڑھا دی.
सिविल बालादस्ती ख़त्म, मुश्किल फैसलों की वजाहत ख़त्म, ख़त्म, बिल्कुल ठीक। और कोई वजाहत बनती भी नहीं अच्छा, थी। इसमें इरशाद साहब एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुल्तान की हम बात कर लें। ज़ाहिर हम ये भी सोच रहे थे कि जैन कुरैशी साहब की जगह शाह महमूद कुरैशी साहब किसी और को टिकट दे देते, अगर जैन साहब हार जाते तो उनकी सियासत को बड़ा डेंट पड़ना था। वैसे एक बड़ा अच्छा जेस्चर सलमान नईम साहब, वो जब शिकस्त उनको हो गई, ऑल दो वो गए, वो मिले, लेकिन मुकाबला वहाँ भी टफ़ हुआ है। सलमान नईम ने बड़ी टक्कर का मुकाबला किया है। और अब जैन कुरैशी साहब MNA थे, अब उनको MPA बनाया गया, वो यहाँ पे आए। इस सारी प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा, मतलब मकसद क्या था? शाह महमूद कुरैशी साहब क्या चाह रहे थे? शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक तो अपनी शिकस्त का बदला ले लिया, दूसरा ये बता दिया कि ये सीट जो थी बेसिकली PTI की थी, वो हालात का जबर था जिसकी वजह से वो हो गए थे। लेकिन खुददारी का जो नारा था ना, हर शख्स ने वो अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से अपने अपने तनाजुर में देखा कि उसके इलाके का जागीरदार क्या करता है, सरदार क्या करता है, जालिम अशराफिया क्या करती है। बिल्कुल ठीक वो है, इमरान बिल्कुल खान ठीक को है। उसी तनाजुर में ये बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।